चलिए क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, और लोहे को पेंट क्यों किया जाता है। बाबू वीडियो अंत तक जरूर बने रहें। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोहे को पेंट जो है क्यों करते हैं। लोहे की वस्तु को पेंट करने से लोहे का सीधा संपर्क वायु से और नमी से नहीं होता। अगर हम लोहे को पेंट करेंगे तो क्या होगा कि तो जो सीधा जो संपर्क रहेगा वायु से, यानी कि लोहा मान लोहा पेंट नहीं किए तो सीधा संपर्क किससे रहेगा, वायु से रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन से रहेगा, जिससे कारण क्या लग सकता है, जंग लग सकता है। तो जंग को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे को पेंट करते हैं। और अगर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन और नमी को हटाने नहीं होता, जिसके कारण लोहे में जंग नहीं लगते और वे कैसे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, वो क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किससे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों की हानि और उपचयन इलेक्ट्रॉनों की लाभ होती है। यानी ऑक्सीकरण जो होता है हानि होता है और एक उपचयन में इलेक्ट्रॉनों की लाभ होता है। दोनों काम करता है, यानी कि दोनों एक ही साथ होगा, हानि भी और लाभ भी दोनों एक ही साथ काम करता है। इसमें एक अभिकारक से दूसरे भी इलेक्ट्रॉनों के कहता है, यानी एक अभिकारक से दूसरे अभिकारक में क्या होता है, बढ़ता स्थानांतरण में ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीकरण संख्या में बदलाव आता है, इसे उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है। तो क्यों जरूरी होता है से देखिए, क्योंकि सबसे पहले समझेंगे रासायनिक समीकरण कैसे। रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक तत्व का मिलते हैं, आपस में अभिकारक का नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को अब रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। इसलिए उत्पाद और अभिकारक के तत्वों की संख्या बराबर करने के लिए समीकरण संतुलित किया जाता है। यानी कि अभिकारक किसे कहते हैं, जो भाग लेता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल देती हैं H + O2 H2O। ठीक है, H2O ये H है। ठीक है, तो ये मेरा अभिकारक हो गया, ये मेरा उत्पाद हो गया। ठीक है, तो ये दोनों को देखो बराबर, यहाँ H दो है और यहाँ O2 है, यहाँ H दो है, तो ये करके इक्वल करें, दो भी H यहाँ दो भी H, O2 को यहाँ था दो, यहाँ भी लिखेंगे 4 हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या करेंगे 4, तो दोनों पट्टी इक्वल होना चाहिए। ये भी 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए, इसलिए रासायनिक समीकरण की जरूरत ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वियोजन अभिक्रिया को, यहाँ मिस्टेक प्रिंट हो गया, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है, यानी कि नियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया को में विपरीत क्यों माना जाता है। हमें मिसप्रिंट हो गया, बहुत सॉरी। ठीक है, माफी चाहते हैं। यहाँ क्या लिखाएगा, संयोजन अभिक्रिया लिखाएगा। ठीक है, चलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का सबसे प्रमुख विपरीत माना जाता है, सबसे ज़्यादा प्रमुख माना जाता है, क्योंकि एक दूसरे से एक क्रिया जो करते हैं एक दूसरे से उल्टा काम करते हैं। संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन में एक ही अभिकारक टूटकर दो आने की क्या बोलता है कि संयोजन जो है दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे H + O2 मिलकर H2O एक निर्माण किया, लेकिन जबकि वियोजन अभिक्रिया जो है एक ही अभिकारक है, इसको टूट दिया, इसे दो भाग में बढ़ गया, ऐसे दो या दो से अधिक उत्पाद कर, यानी कि दो इधर से भी का उत्पाद अधिक कर दिया। ठीक है, जैसे एक उदाहरण 2H2O + O2 = 2H2O, ये जल का निर्माण किया ना। उदाहरण 2H2O = 2H2O + O2, ये जल का विघटन किया ना। इस प्रकार से दो भागों में क्या किया, बांटा। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दे। अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें दो घुलनशील लवणों में जलीय विलयनों को मिलाने का एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है। यानी क्या बता है, दो घुलनशील मतलब किसे कहते हैं, जो पूरी से पानी जो है पूरी तरह से क्या हो जाए, घुल जाए। ठीक है, उसी क्या कहते हैं, घुलनशील कहते हैं। ठीक है, लवणों जलीय विलयनों को मिलाने के लिए एक अघुलनशील ठोस की पदार्थ बनता है। जब उसको मिला देंगे, पूरा विलयन कर देंगे, तो उसमें क्या बन जाएगा, एक अघुलनशील पदार्थ बन जाएगा। अघुलनशील मतलब जो पूरी तरह से नहीं घुलेगा, तो जो घुलनशील पदार्थों को मिलाएंगे तो एक जो अघुलनशील पदार्थ जो बनेगा वो ठोस अवस्था में बनता है। कौन अवस्था में बनता है, ठोस अवस्था, इसको अवक्षेप भी कहते हैं। ये एग्जाम्पल है, आप लोग कर लीजिए, उदाहरण दे दिए। उदाहरण 7 आप लोग एग्जाम में देखिएगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट से आप लोग का नंबर 4 मार्क्स मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है वो कहाँ कहता है, चिकित्सा क्षेत्र में टूटी हुई हड्डी के सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए प्लास्टर ऑफ के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ सबसे पहले कहाँ करेंगे, जहाँ जिसका हड्डी गुड़ी टूट जाता है उसको प्लास्टर करने में। जैसे हड्डी गुड़ी हाथ हम लोग टूट गया
तो उसको प्लास्टर होता है ना ऊपर से, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसमें उपयोग किसका करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सजावट शिल्प में, मूर्तियों में, खिलौने में, सजावटी वस्तुओं में, छत के लिए सांचे बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। पीएच स्केल किससे कहते हैं। पीएच स्केल होता क्या है, आप किसका कितना मान होता है इसे जानेंगे। पीएच स्केल एक वैज्ञानिक पैमाना है जिसका उपयोग किसी जलीय विलयन को अम्लता को मापता अम्लता क्षारीयता को मापने के लिए किया जाता है। यानी पीएच का मान जो है बाबू वो अम्लीयता और क्षारीयता के मापने का यंत्र है। क्या पीएच स्केल विलयन में हाइड्रोजन H+ की सघनता को दर्शाता है। इसे केवल 0 से 14 तक होता है, यानी कि इसका पीएच मान कितना है, स्केल का नाम मान जो मापते हैं उसको कितना मान होता है, 0 से 14 तक होता है। 7 उदासीन होता है, 7 से कम रहेगा तो अम्लीयता है, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारकीय। 7 रहेगा तो उदासीन है, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय है, और 7 से अधिक है तो क्षारकीय है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समजाति श्रेणी क्या है, एक उदाहरण दे। समजाति श्रेणी कार्बनिक यौगिकों को एक ऐसा समूह है जिनके परिकात्मक समूह और रासायनिक गुण समान होते हैं तथा जिन्हें किन्हीं भी दो क्रमगत सदस्यों को अनुसूत्र CH2 का अंतर होता है। यानी कि समजाति श्रेणी समजाति सम एक ही जैसा लगेगा लेकिन उसमें कुछ अलग रहेगा, अंतर कितना रहेगा, इस प्रकार के अंतर रहेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में आने वाला है, इसलिए वीडियो पर अंतर लगल रहे बाबू। आप लोग को एक ही 2 वीडियो में आप लोग को 100% के 50-60 क्वेश्चन डाल के कंप्लीट करा देंगे, इसलिए वीडियो पर अंतर रहे। वीडियो पर 1 घंटे से बनेगा। ठीक है, जिस प्रकार षष्ठी में 1 घंटा डाले थे उसी प्रकार इसमें भी हम डालने वाले हैं। ठीक है, आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग करते हैं, कारण बताइए। क्यों करते हैं सोना चांदी तो ये सबका प्लेटिनम सोना चांदी का आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह धातु न केवल आकर्षक होते हैं बल्कि उनकी जंग प्रतिरोधक टिकाऊपन उच्च ज़्यादा होता है। यानी कि ये सिर्फ आकर्षक नहीं है, न केवल आकर्षक हो बल्कि ये प्रतिरोध टिकाऊ होते हैं, और यह धातु आसानी से आकार बदल सकते हैं। यानी कि सोना चांदी को जो हम लोग आकार बदलेंगे आसानी से बदल जाता है, इसलिए इसको अलग अलग डिजाइन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हम लोग आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कार्बन के 2 रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं लेकिन हमने 2 बताया है, तो X और Y। तो सबसे कठोर का होता है हीरा, क्या होता है हीरा, और उससे चला का होता है ग्रेफाइट, का होता है ग्रेफाइट, लिखा है यहाँ पर क्या होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, हीरा X हो गया हीरा और Y हो गया ग्रेफाइट, यही पूछा है, नाम पहचानने के लिए बोला है। ठीक है, हीरा बहुत कठोर होता है। ठीक है, इसका अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है, और ग्रेफाइट जो होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो पेंसिल को निर्माण करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धोन सोडा का सूत्र है। ठीक है, धोन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोन सोडा के 3 उपयोग बताइए। कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, पहला घरों के साफ सफाई के लिए, जल के अस्थायी कठोरता की दूर करने के लिए, कांच साबुन कागज उद्योग में, और बोरेक्स उत्पादन में। ये आप लोग का काज धोन सोडा का उपयोग बोल देगा तो ये 4 जगह होता है। सूत्र यहाँ Na2CO3 10 H2O होता है। ठीक है, धोन सोडा का ये सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, CaOCl2, ये सूत्र है किसका, विरंजक चूर्ण का। इसका प्रचलित नाम क्या, ब्रेकिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, विरंजक चूर्ण का नाम। यह कौन सा यौगिक क्लोरीन अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो बुझा हुआ चूनक बनाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति जनन मूल घटना है जो जनन की संतति अनुवांशिक गुणों को सटीक हस्तांतरण और स्थिर को सुनिश्चित करती है। यह प्रक्रिया कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की प्रतिलिपि बनाकर नई कोशिकाओं का अनुवांशिक निरंतर को क्या करता है, बनाए रखता है, जो प्रजाति पहचान और उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। डीएनए से पता चलता है ये संतति का। ठीक है, चलिए हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका उपयोग क्या है इसे देखिए। हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें उत्प्रेरक जैसे निकेल प्लेटिनम की उपस्थिति असंतृप्त हाइड्रोजन के जोड़कर संतृप्त यौगिक ठोस वसा घी में बदल जाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से खाद्य पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल उद्योगों के तरल पदार्थों को ठोस बनाने के लिए पदार्थ शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजनीकरण का उपयोग करते हैं। इसका औद्योगिक का नाम भी बता दिए। ठीक है, एल्किन क्या है, इसका सामान्य सूत्र क्या है। एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन के बिना कम से कम 2 बंध होते हैं। इसमें जो बंध होते हैं एल्किन में
ये कितने होते हैं 2, इधर सी यानी कि 2 मतलब 2 प्रकार की इस तरह रहेगा, ठीक है। पहचानने का इस प्रकार इसका चलेगा बंद कहते हैं, 2 बंद रहता है, इसमें कितना बंद रहता है, दोहरा बंद रहता है। इसका सूत्र का चाहिए CnH2O N, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संतुलित करना है, संतुलित कैसे किया जाता है हम इससे पहले इससे पहले क्वेश्चन बता चुके हैं। संतुलित करना माने कि दोनों पर बराबर करना, ठीक है। यहाँ F ही किए गए, दो एक की भी 1 है, यहाँ 3 है, H के गए 2 को, यहाँ भी 2 बराबर है, O यहाँ 1 की गए, यहाँ भी O 4 को है। तो 4 को करने के लिए सबसे पहले इधर भी करेंगे, यहाँ F ही किए गए 3 को, तो यहाँ क्या बैठा दिए 3 बैठा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ O 4 को, तो ये O हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी इधर नहीं लिखाएगा, गुना जब भी होगा तो आगे लिखाएगा। तो O 4 को, तो यहाँ भी 4 को लिखा गया, ठीक है। यहाँ H2O, ठीक है। यहाँ भी H 6 हो गया, ये 4 यहाँ, तो यहाँ भी 6 करना पड़ेगा नहीं, तो ये 4 जो है पहले 2 था, 4 यहाँ कर दिए, तो यहाँ भी 6 हो गया। F ही 3 को, F ही 3 को, O 4 को, O 4 को, H 6 को, तो H 6 को, ठीक है। इस प्रकार से मेरा क्या बन गया, संतुलित बन गया। अब इसको हम जानेंगे, Na इधर 1 है, यहाँ 2 है, O 1 2 है, यहाँ 1 है, ठीक है। तो बराबर करने के लिए तो यह 2 बैठा देंगे, क्योंकि हम अभी बता चुके हैं इधर नहीं लिखाएगा, हमेशा इधर लिखाएगा, ठीक है। तो 2 बैठा दिए, तो 4 को N हो गया, तो 4 को N है, O 2 को, तो 2 O 2 को। इस प्रकार से ये भी कच्ची हो गया, संतुलित हो गया। Mg 1 है, यहाँ भी 1 है, H 2 है, यहाँ 1 ही है, तो 1 ही है, तो यहाँ 2 बैठा दीजिए, तो 2 Mg हो गया, 2 Mg यहाँ भी बैठा देंगे, हो गया संतुलित करना, ठीक है। H2 H2 S1 S1 O2 O2, ठीक है। तो कच्चे इक्वल हो गया, इक्वल है या नहीं, सही बताइए, जल्दी बताइए, है कि नहीं है। तो चलिए इसको भी हम लोग कैसे संतुलित करेंगे, सो देखिए H यहाँ 2 गो है, एक यहाँ 3 गो हो गया, तो यहाँ भी 3 गो हो गया, तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक पहले बैठाएंगे, दुख था, और एक यहाँ बैठा देंगे, एक 2 गिला तब ना 3 गो हो गया, तो H मेरा 4 गो हो जाएगा, तो फिर यहाँ भी 2 बैठाना पड़ेगा, है ना, बैठाया हुआ। इस प्रकार से इसका भी संतुलित आप लोग करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार यह क्वेश्चन भी दिया हुआ है, यह क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन दिया, आप लोग VBA क्वेश्चन है, ये आप लोग लिख लीजिए कॉपी में और शोषण कीजिए, के बाद आंसर मिलाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे की। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वित तंत्र को क्या आवश्यकता है, ठीक है। चलिए क्या, यानी कि एक जीव है, नियंत्रण मतलब जानते हैं कंट्रोल करना, और तालमेल बनाना क्यों जरूरी है। नियंत्रण में समन्वय है ना, यहाँ समन्वय लिखा है, समन्वय लिखा गया है, तो नियंत्रण समन्वय में क्यों आवश्यकता है। सो देखिए, एक जीव नियंत्रण समन्वय तंत्र शरीर की विभिन्न क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, गति के लिए तालमेल बिठाने, बाहरी वातावरण में उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने और जीवित रहने की अत्यंत आवश्यक है। यह तंत्र तंत्रिका हार्मोन के माध्यम से अंगों को सुचारू संचालन करता है, ठीक है। आने की क्या है, अगर हम लोग को जो शरीर में जो है नियंत्रण करना और तालमेल सबसे ज़रूरी है। तालमेल मान लीजिए कि हाथ हम चला रहे हैं, ठीक है, हाथ गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है, या फिर हाथ से साइकिल चला रहे, साइकिल चला रहे, साइकिल चलाते जा रहे हैं, अगर उसको हम नियंत्रण नहीं करेंगे और नियंत्रण के साथ साथ तालमेल होना कि कहाँ रोकना है, कब रोकना है, कैसे रोकना है, ये सबको सुचारू रूप से हम लोग को ये तंत्रिका तंत्र या हार्मोन के माध्यम से सुचारू संचालन करता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग को नियंत्रण समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क यानी कि दिमाग के जो है वो क्या भूमिका है। प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के प्रत्यक्ष या मुख्य भूमिका नहीं होती, यह मुख्य रूप से मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित एक त्वरित स्वचालित प्रक्रिया है। मस्तिष्क के केवल सूचना प्राप्त करना, दर्द का अनुभव करता है और भविष्य के लिए स्मृति प्रतिक्रिया को याद रखता है। तत्काल प्रतिक्रिया के बजाय याद बाद में सूचना विश्लेषण करता है, यानी कि जो तत्काल होता है उसको नहीं सोचता, बाद में इसके बारे में भी विमर्श यानी कि विचार विमर्श किया जाता है। इस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की भूमिका है। प्रतिवर्ती क्रिया प्रतिवर्ती की चाप में क्या अंतर। प्रतिवर्ती क्रिया प्रतिवर्ती चाप में मुख्य अंतर यह है कि प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया
तरबी शारीरिक प्रतिक्रिया है। अनिच्छिक क्रिया किसे कहते हैं? जो अपना इच्छा के अनुसार कार्य ना हो, जैसे दिल का धड़कना, ठीक है, श्वसन करना, ये मेरा कौन हो गया? अनिच्छिक क्रिया हो गया। अनिच्छिक क्रिया मतलब बिना इच्छा के अनुसार कार्य किया गया हो। जैसे हाथ जलने पर हटाना, हाथ जला तो हटा दिए, वो कच्ची हो गया। और अचानक किया गया क्रिया ही क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। जबकि प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका मार्ग द्वारा जिससे होकर प्रतिक्रिया करती है, यानी कि किसके द्वारा? तंत्रिका मार्ग। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र जो होता है वो सूचना प्रदान करने वाली होती है, ठीक है, कच्ची होती है, सूचना प्राप्त करने वाली होती है। इसी प्रतिवर्ती क्रिया एक क्रिया है, जबकि प्रतिवर्ती चाप एक क्रिया तंत्र है। तंत्रिका तंत्र के मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, और प्रतिवर्ती क्रिया जो एक क्रियाएं है, काम करने जैसे करते हैं वैसे क्रियाएं हैं, ठीक है। चलिए तीन क्वेश्चन हो गए मोस्ट इंपोर्टेंस नियंत्रण समन्वय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? प्रतिवर्ती क्रिया तथा पहले के बीच में क्या अंतर है? यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया टहलने की क्रिया के बीच में क्या अंतर है, ठीक है, से बोला क्वेश्चन। प्रतिवर्ती क्रिया जिसे उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क की इच्छा के बिना होने वाली त्वरित प्रतिक्रिया, जबकि टहलना सोच विचार करके किया गया अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है, यानी कि ऐच्छिक क्रिया है। क्या क्वेश्चन बोला? प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने की क्रिया, हाँ टहलना लिखाना चाहिए, टहलने की क्रिया के बीच में क्या अंतर है? तो प्रतिवर्ती क्रिया जो उद्दीपन यानी कि तत्काल, यानी कि बहुत ही जल्दी, यानी कि अचानक किया गया कार्य का प्रतिवर्ती क्रिया है। बल्कि जबकि टहलने का क्रिया जो है सोच समझ के विचार करते हैं, इसलिए इसको काची कौन सी क्रिया रखेंगे? ऐच्छिक क्रिया का नाम देंगे, ठीक है। कौन सी क्रिया देंगे? ऐच्छिक क्रिया का नाम देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम तथा कार्य लिखे। नर हार्मोन क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है जिसका शुक्राणु का निर्माण करता है, मादा में टेस्टोस्टेरोन और ये इसका निर्माण करता है, ठीक है। चलिए ये पढ़ लीजिएगा आप लोग बायोलॉजी हल्का सा, ठीक। पादप हार्मोन क्या? पादप हार्मोन के दो पादप हार्मोन के नाम बताइए। पादप हार्मोन को फ्रेटा हार्मोन भी कहते हैं। पादप को नियंत्रण एवं समन्वय कार्य किसी रासायनिक पदार्थ द्वारा होती इसी प्रकार पादप हार्मोन कहते हैं। जैसे दो प्रमुख हार्मोन है, ऑक्सिन और जिबरेलिन। ऑक्सिन और जिबरेलिन का काम क्या है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि इसमें प्रकार क्या चीज होता है, सो ठीक है। चलिए मनुष्य में नर जनन और मादा जनन क्या है तथा यह कहाँ उत्पन्न होती है? नर जनन शुक्राणु में होते हैं। शुक्राणु जनन क्या होते हैं? शुक्राणु जो कहाँ उत्पन्न होते हैं? वृषण में उत्पन्न होते हैं। मादा जनन जो अंडाणु होते हैं, जो अंडाशय के में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आनुवंशिकता के मेंडल का योगदान क्या रहा? मेंडल जो थे, यहाँ लोग निकाले, मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया? आनुवंशिकता की प्रक्रिया को समझने के लिए मटर के पौधा का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? मटर का पौधा। करते हुए प्रत्येक पीढ़ी एक एक पौधों का प्रदर्शित लक्षणों को रिकॉर्ड रखा। जो लक्षण निकला प्रत्येक मटर के पौधा में वो रिकॉर्ड किया, यानी लिख के रखा या फिर कुछ काम किया होगा। उसकी गणना यानी कि उसको गिनने में इसके द्वारा लिए आनुवंशिकता लक्षणों का वंशागति के नियमों का परिकल्पना की। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि वंशानुगत लक्षण प्रभावी है कि अप्रभावी हो सकते हैं, या कुछ लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत लक्षण होते हैं। इस प्रकार से हम लोग आनुवंशिकता मेंडल में रहा योगदान रहा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे? ओजोन क्या है या किसी परितंत्र को किस प्रकार से प्रभावित करता है? ओजोन ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है, यानी कि ऑक्सीजन के जैसा ही ई भी है। तो O2 जो है O प्लस O मिलकर O2 बना बराबर O3 बराबर O2 यानी O2 बराबर O3। ये मेरा ओजोन क्या है? ओजोन का क्या होता है? O3 होता है, और ऑक्सीजन का चाहिए तो O2 होता है, ठीक। ओजोन घटक पराबैंगनी विकिरणों को सूख लेता है, यानी कि पृथ्वी से क्या करता है? सूख लेता है, यानी पृथ्वी सूख ले, यहाँ से हल्का सा रंग लिखा है। पृथ्वी यानी कि ओजोन घटक पराबैंगनी विकिरणों को सूख लेता, पृथ्वी तक आने की नहीं देता, यानी कि सूख लेता है अपने आप, ठीक है, पृथ्वी तक आने नहीं देता
है। इसी प्रकार ओजोन की परतंत्र की सुरक्षा छतरी बनती है। जैसे छाता हम लोग रखते हैं तो फिर पानी आने नहीं देता है ना, उसी प्रकार ओजोन जो है हमारी पृथ्वी के तक आने नहीं देता, ऊपरे ऊपरे क्या करता है वो सोख लेता है। यह ठीक है, सोख लेता लिखा है, जैसे सुख ले लिखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अमीबा भोजन किस प्रकार से प्राप्त करता है, उसे विधि का नाम लिखिए। अमीबा जो अपना भोजन किस प्रकार से करता है। अमीबा भोजन जो है, भोजन की विधि प्राणी संभोजी है। कौन सा भोजी है, प्राणी संभोजी है, उसका विधि का नाम है। जो भक्षाणु क्रिया फेगोसाइटोसिस की विधि द्वारा ग्रहण करती है। ठीक है, बोल देगा कौन सी विधि से करती है, प्राणी संभोजी विधि से करती है। ठीक है, जब अमीबा कुटपाद द्वारा भोजन को चारों तरफ घेर लेता है, यानी जब अमीबा जो है कुटपादों द्वारा भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है, इसके दूसरे सिरों के आसपास करने लगता है कि उसे बिंदु पर झिल्ली विलीन हो जाते हैं, जिसे खड़खड़ हनी बंद हो जाता है। पाचक एंजाइम की सहायता से भोजन की क्या करती है, पाचन हो जाता है। इस प्रकार से अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक, चलिए हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका, यानी कि हम लोग को अमाशय में एंजाइम का जो है अम्ल की है वो क्या भूमिका होती है। अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से करते हैं। किसी माध्यम से करते हैं, अम्लीय के बिना हम लोग भोजन की पाचन नहीं हो सकती। अमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीयता बनाता है। क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। अम्ल के भोजन में अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या कर सके, उस भोजन को पचा सके। ठीक है, इस प्रकार से हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका होती है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिमाण, यानी कि हम लोग के शरीर में जब हीमोग्लोबिन की कमी जब होगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो लाल रक्त कोशिका में पाया जाने वाला रंजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है, यानी कि हम लोग को जो ऑक्सीजन की ग्रहण करता है कौन करता है, तो ब्लड ही करता है। ठीक है, जो कौन करता है, हीमोग्लोबिन ही। फेफड़ों के ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर पूरे शरीर में, पूरे हीमोग्लोबिन से मिलकर पूरे शरीर में जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी ऑक्सीजन का अवशोषण कर दर घट जाती है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन घट जाती है। यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ऑक्सीजन की अवशोषण हो जाती है, अवशोषण में कमी हो जाती है, जिसके कारण ऊर्जा का भी उत्पादन में क्या होती है, कमी आती है, और शरीर की जैविक क्रियाएं ठीक से काम नहीं कर पाती। इससे मस्तिष्क तथा पूरे शरीर में कार्य क्षमता का क्षति घट जाती है। इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्त और पता चलता है कि इसे एनीमिया है। जिसको यानी कि जिसको हीमोग्लोबिन की कमी रहेगा उसको कौन सा बीमारी होगा, एनीमिया होगा। ठीक है, कौन सा बीमारी होगा, एनीमिया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग फिजिक्स की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स में हम लोग क्या जानना है, इसे देखिए। अवतल दर्पण के 4 उपयोग बताएं। अवतल दर्पण के जो उपयोग है वो क्या क्या में उपयोग किया जाता है, इसे देखिए। हजामत बनाने में, जो हजामत बनाते हैं हम लोग बालधारी, उसको हजामत बनाने में किया जाता है। सोलर कुकर में किया जाता है, मोटर गाड़ी में किया जाता है, और परिवर्तन दूरबीन में किया जाता है। मोटर गाड़ी हेडलाइट में, सोलर कुकर में हजामत बनाने के लिए किया जाता है, जो अवतल दर्पण का उपयोग है। ठीक, उत्तर दर्पण का उपयोग लिखिए। उत्तर दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ऑटोमोबाइल, बस, ट्रक, स्कूटर गाड़ी को साइड मिरर में, जब हम लोग साइड के पीछे जो नहीं देखते कि गाड़ी किस साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी में हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तर दर्पण का। और सेकेंड नंबर स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर में भी के रूप में भी करते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर दर्पण का उपयोग वाहनों को साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, यानी कि उत्तर दर्पण बता चुके हैं, साइड मिरर के उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं। उत्तर दर्पण दृश्य क्षेत्र का बड़ा होता है ताकि प्रतिबिंब सीधा और नज़दीक बनता है। इसी कारण पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए आसानी होती है। इसलिए हम लोग उत्तर दर्पण का साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। हीरा का प्रतोलक कितना होता है, 2.42 होता है, लेकिन इसका कथन कभी पढ़ा कीजिए। हीरा का अपवर्तनाक लिखना, जैसे खतरनाक लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखाएगा, अपवर्तनाक लिखाएगा। इस कथन के अभिप्राय है कि हीरे के प्रकाश की चाल तथा निर्वात की प्रकाश की चाल का अनुपात इतना होता है, इसलिए इसको हीरा का अपवर्तनाक कितना माना गया है, 2.42 माना गया है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका सही मात्रक क्या है। किसी लेंस की क्षमता उसे पड़ने वाली प्रकाश करने का अभिसारित
तथा अपसारित करने की मात्रा को माप होती है। इसका एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है, जिसे हम लोग डी से कहते हैं। बोल देगा लेंस की एसआई मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। इसको किसे कहते हैं, जो अपसारित मतलब प्लस माइनस जब ही होता है उसका करने की मात्रा मापी जाती है, प्लस माइनस की मात्रा मापी जाती है, उसी को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का चाहिए, चुंबकीय मान लो चूंकि लेंस जा रहा है, ठीक है, इसका चारों क्षेत्र में फैले जो आकर्षण अपने को खींचता है उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के चारों ओर स्थित वह रेखा जिसके अंदर आकर्षण और विकर्षण बल का प्रभाव प्रदर्शित करे उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। जो आकर्षण और विकर्षण का बल, चुंबक क्या काम का होता है, चुंबक का काम ही होता है आकर्षण करना फिर विकर्षण करना, ठीक है। चुंबक के चारों इसलिए बोला गया, चुंबक के चारों स्थित रेखा जिसमें अंदर आकर्षण विकर्षण बल का प्रभाव प्रदर्शित होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं के गुण बताइए, तो क्या क्या गुण है इसे देखिए। यह चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से वक्र क्षेत्र रेखा चलकर दक्षिण ध्रुव में जाता है, यानी कि वक्र क्षेत्र जो है उत्तरी ध्रुव से, मान लीजिए कि इधर है एच है ना, यहाँ एन एस दिखाता है, तो इधर से ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। देखो कैसे जाता है फिर समझाते हैं। मान लीजिए ई एच एन एस उत्तरी से है ना, ऐसे, ठीक है। तो क्या बोला है कि यह चुंबक के बाहरी उत्तरी ध्रुव से वक्र मतलब गोलाकार जैसा, ठीक, चलकर दक्षिण ध्रुव में जाती है। सेकेंड, चुंबक के अंदर यह बल रेखाएं सीधी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव को जाती है, सीधा दक्षिण से कहाँ जाती है, उत्तरी ध्रुव जाती है। तीसरा क्या है, यह बल रेखाएं बंद वक्र होती है, यानी वक्र यानी कि कोई इधर से आने वाला जा रहा नया रास्ता नहीं है, क्योंकि एक क्षेत्र पूरी तरह से बंद है। चौथा, चुंबक के ध्रुव के पास एक दूसरे के बहुत ही निकट है, क्योंकि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत प्रबल है, बहुत अधिक मात्रा में ना, इसलिए एक क्षेत्र को कभी नहीं काटते। देखिए ऐसे से जा रहा लेकिन काट कहीं न रहा है। इस प्रकार के हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के गुण के बारे में जाने। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या करें ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ग्रह तो क्यों नहीं टिमटिमाता है, से बोला है। तो ग्रहों न टिमटिमाने का मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी से निकटतम है और उनका बड़ा आकार होना, तारे बहुत दूर होने के कारण बिंदु स्रोत जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रह प्रकाश के बड़े स्रोत माने जाते हैं, जिससे वायुमंडलीय पतनाक के औसत प्रभाव शून्य हो जाता है। इसी कारण वे काचे होते हैं, स्थिर होते हैं और टिमटिमाते नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत, सूर्योदय के समय सूर्य का रक्तताप लाल इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि उस समय सूर्य की किरणों वायुमंडल काफ़ी अधिक दूरी तय करती है। इसी लंबी दूरी को कारण नीले और कम तरंग वाले रंग छितर हो जाते हैं और केवल लाल नारंगी जैसे अधिक तरंग वाले रंग ही हमारी आंखों तक काच होती है पहुंच पाती है, ठीक है। इसलिए सूर्योदय और सूर्य रक्तताप प्रतीत होते हैं। आकाश का स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत, यानी कि नीला रंग की जो है वो क्यों प्रतीत होता है, क्यों दिखाई देता है, ठीक है। स्वच्छ आकाश नीला रंग मुख्य रूप से प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है, यानी कि किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। विशेषकर रेले प्रकीर्णन, जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो हवा के मौजूद छोटे छोटे कण नीली रोशनी को लाल रंग में रोशनी की तुलना में कहीं अधिक दिशाएं बिखेर देती है, ठीक है। इस प्रकार से हम जान गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इससे क्या कारण है, इसके दूर करने के उपाय क्या है। दीर्घ दृष्टि दोष वह स्थिति होता है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देते, यानी कि क्या बोला कि दूर की दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर की वस्तु साफ दिखाई दे बल्कि नज़दीक रखी गई वस्तु दिखाई नहीं दे। इसका मुख्य कारण है कि नेत्र गोलक और छोटा होना या नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना जिसे प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस दोष को दूर करने के लिए उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस की चश्मे का उपयोग किया जाता है, यानी इसको दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, जो प्रकाश के रेटिना पर का क्षेत्र है अपसारित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेंगे,
पाचन किसे कहते हैं? पाचन एक ऐसी प्रकृति क्रियात्मक इकाई है जिसमें किसी क्षेत्र के विशेष के सभी सजीव प्राणी, पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव अपने आसपास के निर्जीव पर्यावरण, जलवायु, मिट्टी के साथ परस्पर अंतर्क्रिया क्रिया करती है। यानी परितंत्र उसे कहते हैं जो हमारे पर्यावरण में, हमारी प्रकृति में जो एक दूसरे पर कैसे है? आश्रित है। ठीक है, एक दूसरे पर हम लोग कैसे हैं? टिके हुए हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता जानवर कहते हैं, तो हम लोग ठेठियाँ कहते हैं कस्टमर, इकोनॉमिक्स में कस्टमर कहते हैं। उसी प्रकार से उपभोक्ता यहाँ भी होते हैं, उसी प्रकार से है। उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए सीधे या परोक्ष रूप से पौधों या उत्पादकों अन्य जानवरों पर निर्भर करता है, यानी कि जो दूसरे पर निर्भर हो, यानी कि परोक्ष रूप से पर जानवरों पर रहे या फिर पेड़ पौधे पर निर्भर है, दोनों प्रकार से रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। आपने कि अपने भोजन के लिए दूसरों चीज़ पर क्या चाहिए ना? निर्भर रहना, उसी को क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहता है। यानी कि कस्टमर का काम कुछ होता है खरीदना कोई सामान, उसी प्रकार अपने खाने के लिए दूसरे को व्यवस्था करना ही उपभोक्ता कहलाता है। आहार श्रृंखला क्या है? एक ऐसी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों को यह रैखिक क्रम जो यह दर्शाता है कि कौन सा जीव किसे खाता है और ऊर्जा का स्थानांतरण प्रभावित कैसे करता है, इसी को आहार श्रृंखला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलैंगिक जनन की विभिन्न प्रकार के नाम बताइए। अलैंगिक जनन के जो 5 प्रकार होते हैं: विखंडन, मुकुलन, विजाणु, पुनर्जनन, कायिका प्रवर्धन। ठीक है, इस प्रकार का जानिए। पुरुष के नर जनन भाग उनके अंगों का नाम लिखिए। पुष्प की नर जनन भाग पुर कैंसर के 2 भाग होते हैं, तंतु फिलामेंट और परागकण कोश। ठीक है, ये 2 भागों में बांटा गया है। पौधों का जनन भाग क्या है? इसमें विभिन्न भागों का नाम लिखिए। पुष्प पौधों का जनन भाग एक पूर्ण पुष्प के 4 हिस्से होते हैं: ब्रह्मदल, दल पंखुड़ियाँ, पुरकेंसर, स्त्री कैंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पौधे के बारे में भी जाने। ठीक है, निषेचन क्या? निषेचन जो शुक्राणु युग्म और अंडाणु के मादा युग्म के संगम क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। दोनों का जो आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। चलिए